तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। तो देखिए आज का वीडियो हमारा पार्ट 1 का वीडियो है और इसके बाद हम पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे। तो देखिए पार्ट 1 के वीडियो में हम कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि क्या आप 10 पुनर्योगज प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं जो चिकित्सीय व्यवहार के काम में लाए जाते हैं। पता लगाइए कि वह चिकित्सीय औषधि के रूप में कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। तो उत्तर देखिए, हमने एक सारणी बनाया है। इधर हमने लिखा है पुनर्योगज प्रोटीन और इधर हमने लिखा है चिकित्सीय व्यवहार। तो आइए देखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए क्रम संख्या पहला हमारा क्या है, इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है क्या है, पुनर्योगज प्रोटीन है और इसका चिकित्सीय व्यवहार किस प्रकार से है। देखिए डायबिटीज मेलिट्स के उपचार के लिए, किसके लिए, डायबिटीज के उपचार के लिए। दूसरा नंबर हमारा देखिए क्या है, ह्यूमन वृद्धि हार्मोन्स। ये किसके लिए है, नाटेपन के उपचार के लिए। कोई अगर नाटापन है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो क्या कर सकता है, ह्यूमन वृद्धि हार्मोन्स उसके लिए क्या होता है, उपचार के लिए सहायक होता है। तीसरा नंबर क्या हमारा है, इंटरफेरॉन। देखिए क्या है, वायरस जनित रोग, कैंसर तथा एड्स के उपचार के लिए है इंटरफेरॉन। चौथा नंबर देखिए क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्या है, ये थ्रोम्बोसिस के उपचार के लिए है। पांचवा नंबर हमारा है क्या, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो पांचवा नंबर क्या है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ये किसके लिए है, यह सेप्सिस तथा कैंसर के उपचार के लिए। छठा नंबर देखिए हमारा क्या है, इंटरल्यूकिन्स। ये किसके लिए है, विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए है। सातवां नंबर देखिए क्या है, हिपेटाइटिस बी सतह एंटीजन। ये किसके लिए है, हिपेटाइटिस बी के विरुद्ध का टीका है। आठवां नंबर देखिए क्या है हमारा, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये किसके लिए, कैंसर और एड्स के उपचार के लिए, बोन मैरो प्रतिस्थापन के लिए। अगला 9वां नंबर हमारा क्या है, देखिए ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी। ये किसके लिए है, कैंसर तथा एड्स के उपचार के लिए है। 10वां प्रोटीन देखिए क्या है, पुनर्योगज प्रोटीन बोविन वृद्धि हार्मोन्स। ये किसके लिए है, दुग्ध उत्पादन के बढ़ाने के लिए। मतलब किसी गर्भवती महिला है, उसको किसी बच्चे को जन्म दी है, उसको उसके बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं हो रहा, तो यह जो प्रोटीन है इसके लिए दूध बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, एक सचित्र चार्ट आरेखित निरूपण के साथ बनाइए जो प्रतिबंधन एंजाइम को जिस क्रियाधार डीएनए पर कार्य करता है उन स्थानों को जहां यह डीएनए को काटता है इनसे उत्पन्न उत्पाद को दर्शाता है। तो देखिए डीएनए को किस प्रकार से कहां पे काटता है, चित्र में देख सकते हैं। चित्र में यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, वेक्टर डीएनए। तो वेक्टर डीएनए में क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो जी है क्या है, ये है क्या, जो हमारा ए है, जी है जो क्वानिन है, और सी जो है ये साइटोसिन है, ए जो है एडनिन है, और जो टी है ये क्या है, थाइमिन है, और सी है साइटोसिन। और फिर देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो देखिए यहाँ पे जो छिद्र यहाँ पे जो है डीएनए का इस प्रकार से काटता है। देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर्जिन डीएनए। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसका संरचना बना हुआ है। तो ये क्या है, ये प्रतिबंधन एंजाइम इको R1 की क्रिया का पुनर्योगज का निर्माण की क्या है, चरण है। फर्स्ट चरण, सेकेंड चरण, थर्ड चरण। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। इस चित्र को हम किसी और वीडियो में समझेंगे, पहले हम इसके उत्तर को समझ लेते हैं। चित्र को हम किसी और वीडियो में सभी को चित्र को एक एक पार्ट करके बता देंगे। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए कक्षा 11वीं में जो आप पढ़ चुके हैं उसके आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि आणविक आकार के आधार पर एंजाइम बड़े हैं या डीएनए, आप इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे। कह रहा है कि आप पिछली कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं तो उसके आधार पर बताइए कि एंजाइम बड़ा होता है कि डीएनए बड़ा होता है, इसको आप कैसे पता लगाएंगे। या फिर एंजाइम विकल्प पर टिप्पणी लिखिए, या क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो आइए इसका उत्तर समझते हैं। देखिए एंजाइम प्रोटीन होते हैं,
जो एंजाइम होता है क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स अणु अत्यधिक जटिल संरचना वाले बृहदाणु होते हैं। इनका निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, किंतु इनमें से केवल 20 एमिनो अम्ल ही जंतु एवं पादप जंतुओं में पाए जाते हैं। प्रकृति में जो है 300 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन जो जीवित प्राणियों पेड़ पौधों में है वो सिर्फ 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल श्रृंखलाबद्ध होकर परस्पर पेप्टाइड्स बंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक प्रोटीन अणु की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्ल का क्रम विशिष्ट प्रकार का होता है। प्रोटीन का आणविक भार बहुत अधिक होता है। विभिन्न एमिनो अम्ल से बनने वाले प्रोटीन्स विभिन्न प्रकार की होती हैं। हमारे शरीर में लगभग 50,000 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। आगे देखिए, डीएनए के जैविक बृहदाणु जटिल संरचना वाले होते हैं। ये प्रोटीन्स एंजाइम से भी बड़े जैविक गुरु अणु होते हैं। इनका अणुभार 106 से 109 डाल्टन तक होता है। डीएनए अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। डीएनए से कम अणु वाले एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए का निर्माण होता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आरएनए संश्लेषण हेतु डीएनए अणु विभिन्न स्थान पर द्विगुणित होकर छोटी छोटी अनुपूरक श्रृंखलाएं अर्थात राइबोन्यूक्लियोटाइड अम्ल का एक छोटा अणु बनाती हैं। इन्हें प्रवेशक कहते हैं। आरएनए एवं प्रवेशक के संश्लेषण का उत्प्रेरण आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। आरएनए अणु प्रोटीन संश्लेषण के काम आते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि डीएनए अणु जो है प्रोटीन से भी बड़े होते हैं। तो भाई देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है। मानो कि एक कोशिका में डीएनए की मोलर सांद्रता क्या होगी? अपने अध्यापक से परामर्श लें, यानी अपने अध्यापक से पूछिए। तो उत्तर देखिए, मानव में डीएनए 3 m प्रति कोशिका होती है, अर्थात मानव की एक कोशिका में डीएनए की मोलर सांद्रता 3 होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। क्या सुकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं? अपने उत्तर सही सिद्ध कीजिए। तो उत्तर देखिए, हाँ, सुकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करते हैं। जब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम को पा जाता है तब डीएनए से जुड़ता है तथा द्विकुंडली की दोनों लड़ियों को शर्करा फास्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट पैसिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। अच्छी हवा व मिश्रण विशेषता के अतिरिक्त कौन सी अन्य कंपन फ्लास्क सुविधाएं हैं? देखिए उत्तर, कंपन फ्लास्क द्वितीय चुनाव के समय किण्वन के लिए परंपरागत विधि है। इसलिए दंड विलोडक हौज बायोरिएक्टर द्वारा उत्पादों को अधिक आयतन तक संवर्धित किया जाता है या किया जा सकता है। यह मात्रा 100 लीटर से 1000 लीटर तक हो सकती है। वांछित उत्पादन पाने के लिए जीव प्रतिकारक अनुकूलतम परिस्थितियों जैसे तापमान, पीएच, क्रियाधार, विटामिन, लवण, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। इस बायोरिएक्टर में अच्छी हवा और मिश्रण की विशेषता के अतिरिक्त यह कम खर्चीला है तथा इसमें ऑक्सीजन स्थानांतरण की दर बहुत अधिक होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। शिक्षक से परामर्श कर जांच 5 पैंड्रीडोमिक अनुप्रयास करें और क्षारक युग्म के नियमों का पालन करते हुए पैलिड्रोमिक अनुक्रम बनाने के उदाहरण का पता लगाइए। तो देखिए ये जो 5 है ये क्या है? ये है पैलिड्रोमिक अनुकरण। तो इस प्रकार से इसका जो होगा अनुक्रम होगा। इस प्रकार से आप अगले वीडियो में आप पढ़ चुके होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको बना के यूट्यूब पे पड़ जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। अर्धसूत्री विभाजन को ध्यान में रखते हुए क्या बता सकते हैं कि पुनर्योगज डीएनए किस अवस्था में बनते हैं? तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी रह जाती है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक जोड़ी में
समजात गुणसूत्र के मध्य एक या अनेक खंडों की अदला बदली अर्थात पारगमन होता है। आगे देखिए, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था की उप-अवस्था जाइगोटीन में समजात गुणसूत्र जोड़े बनते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं सूत्र युग्मन कहते हैं। पैकेटीन उप अवस्था में सूत्र युग्मन सम्मिश्रित में से एक या एक से अधिक स्थान पर गोल सूक्ष्म खुंडियां दिखाई देती हैं। इन्हें पुनर्संयोजन खुंडियां कहते हैं। समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े क्रोमैटिड्स के मध्य एक या अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली को पारगमन कहते हैं। इससे समजात पुनः संयोजित डीएनए बन जाता है। पुनः संयोजित डीएनए खुंडियां उन स्थानों पर बनती हैं जहां पर पारगमन हेतु क्रोमैटिड के टुकड़े टूटकर पुनः जुड़ते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के अभ्यास में दिए हुए प्रश्नों का उत्तर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।